सुप्रभात। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय के गद्य खंड का अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल जी। तो इस अध्याय की संपूर्ण व्याख्या हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं। प्रथम प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति, फादर से तात्पर्य है कि फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? देवदारू जो वृक्ष होता है उसकी छाया के समान क्यों लगती है? तो इसका जवाब है कि फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत अर्थात भरे हुए विशाल हृदय वाले और सभी के कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है, और इसी प्रकार से फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था वो भी कुछ ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे। हर व्यक्ति उनसे सहारा और स्नेह पा सकता था तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से कहा गया है कि फादर कामिल बुल्के का आश्रय जो था वो देवदार का जो वृक्ष है उसकी छाया के समान सुखद था, शीतलता प्रदान करने वाला था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न हम अध्ययन कर चुके हैं, दूसरा है फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो इसका जवाब है कि फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे, अर्थात अपना चुके थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका जो राम कथा उत्पत्ति और विकास ग्रंथ है उस पर पीएचडी की, और जिसके उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पक्षी नाम से किया था तथा उनका प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया गया, डिक्शनरी। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो उत्तर यहाँ दिया हुआ है, ऐसे प्रसंग जिससे फादर कामिल बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी विषय में बीए की ग्रेजुएशन किया तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में ही एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध करके और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पक्षी नाम से किया तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और वे परिमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े रहे। परिमल निराला की विचारधाराओं से प्रेरित होकर परिमल नामक संस्था बनाई गई थी, जिसमें सभी साहित्यिक बंधु अपने अपने विचार रखते थे और अपनी रचनाओं को वहां प्रस्तुत करते थे। परिमल में छापा जाता था। तो वो परिमल नामक संस्था के वो साथ भी जुड़े और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए तथा
लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न तर्क दिए। अगला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस अध्याय के आधार पर फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक तथा आत्मीय था, पवित्र था, आत्मीय भावों से परिपूर्ण था, ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईसाई पादरी होने के कारण हमेशा एक सफ़ेद चोगा कुर्ता धारण करते थे। गोरा रंग, सफ़ेद झलक मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आंखें थी। बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्यता की मूर्ति थी। जैसे वात्सल्यता मैं बता चुका हूँ कि प्रेम 4 प्रकार का होता है। स्नेह होता है, प्रणय होता है और प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। तो वात्सल्य जो माता पिता या बड़ों का, जो माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य होता है। तो वो वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी। दुख से विरक्त लोगों को वे सांत्वना के 2 बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। जो दुखित व्यक्ति होते थे उनको सांत्वना देकर उनको उनके दुख को दूर करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। तो इसलिए यहाँ जो फादर कामिल बुल्के की जो छवि है उसको प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका जवाब है कि फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वो प्रेम मानवता की प्रतिमूर्ति थे। वे लोगों को अपनी आशीषों से, आशीर्वाद से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। दुख से विरक्त लोगों को वो सांत्वना के 2 बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वो यथाशक्ति प्रयास करते थे। अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरा छवि से एक अलग नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? तो सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता है। ये सन्यासी की प्रवृत्ति होती है। उसे सांसारिक वस्तुओं व लोगों के प्रति कोई अनुराग, मोह, प्रेम नहीं होता है। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है। वह अपने तथा अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतः विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी फादर बुल्के की भूमिका रही है। सॉरी, लेकिन सन्यासी गुणों पर बताए जा चुके हैं। तो फादर कामिल बुल्के की भूमिका इस सन्यासी गुणों से थोड़ी भिन्न रही है। जैसे इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा था। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों, संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। तो कैसे अलग है यहाँ वर्णन कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट करना है, पंक्ति दी हुई है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो इस समय का वक्तव्य है ये कि जब फादर कामिल बुल्के अपनी देह को त्याग कर उनकी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी थी, कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है।
उस समय रोने वालों की सूची तैयार करना कठिन था, अर्थात बहुत लोग थे, इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने के जैसा था। अर्थात ये लिख नहीं सकता हूँ कि रोने वाले कितने थे, रोने वाले बहुत थे, अगर उनके बारे में लिखूँगा तो स्याही व्यर्थ ही रहेगी। इसलिए इस स्थिति के बारे में कहा है कि नम आँखों को गिनना, कितने लोग वहाँ करुणा में थे उनको गिनना स्याही फैलाना जैसा है, स्याही को व्यर्थ करना जैसा है लिखना। अगली पंक्ति है जिसका आज से स्पष्ट करना है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका जवाब है कि हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित कि आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। इसमें स्वविवेक का इस्तेमाल करना होगा कि आप अपना विचार प्रकट कीजिए कि फादर कामिल बुल्के ने भारत आने का विचार क्यों बनाया होगा। तो इसका जवाब है कि फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रही होगी। फादर के मन में शायद भारत के संतों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा। साथ ही वे भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भी आकर्षित रहे होंगे, इसलिए वे भारत आना चाहते थे। अगला प्रश्न है बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें एक तो ये जवाब देना है कि जो पंक्ति दी हुई है कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, जो फादर कामिल बुल्के के द्वारा कही गई थी, इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि अपनी जन्मभूमि के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो यहाँ भी आपके स्वविवेक का प्रयोग करना होगा। इसका जवाब है कि फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उनकी अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि, जो उनकी रैम्स चैपल यूरोप में थी, जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियाँ हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है और यही हमारा पालन पोषण हुआ है। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। अगला प्रश्न भाषा से संबंधित है। तो यहाँ मेरा भारत देश विषय पर 200 शब्दों में निबंध या अनुच्छेद लिखवाया जा रहा है। तो ये भी आप अपने स्वविवेक से लेखन कार्य करेंगे। इसका उत्तर है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ देता हूँ, इसको बड़ा है, कि मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान और आर्यवृत आदि नामों से जाना जाता है। इसकी संस्कृति अति प्राचीन है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। सभ्यता और संस्कृति के कारण ही भारत को विश्व गुरु माना जाता था। देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है और यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। इसलिए भारत की यह विशेषता है विविधता में एकता। अर्थात सांस्कृतिक व भौगोलिक दृष्टि से देखें
तो यहाँ विविधता पाई जाती है, किंतु फिर भी यहाँ एकता विद्यमान है। भारत की संस्कृति अत्यंत उदार है, उदारवादी लोग यहाँ निवास करते हैं। प्राचीनतम साहित्य वेदों का लेखन यहीं हुआ है, कि जो जितने भी साहित्यिक वेद हैं उनका लेखन यहीं से हुआ है। उपनिषदों, वेदों, पुराणों की ज्ञान धारा इसी पावन भूमि से प्रभावित हुई है। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो चुकी है कि वसुधैव कुटुंबकम की ये संपूर्ण वसुधा धरती हमारी एक कुटुंब परिवार के समान है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कारण ही हमारा देश विश्वगुरु कहलाता है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि और सत्य सनातन संस्कृति के लिए हमारा देश जगत प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी आदि महापुरुष हमारे आदर्श रहे हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों को यहाँ एक समान दृष्टि से देखा जाता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को मानने वाला देश है। महान हिमालय से रक्षित तथा पवित्र गंगा से सिंचित हमारा भारत एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश है। मेरा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। यहाँ सभी को उन्नति करने के समान अवसर प्राप्त है। यहाँ गरीब से गरीब तथा छोटे से छोटा व्यक्ति में भी अगर काबिलियत होती है तो वह भी इस देश का शासक बन सकता है। लोकतंत्र में लोग विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक शासन है यहाँ। जैसे निम्न स्तर से भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो निम्न स्तर से उठकर और भारत के उच्च पद प्रधानमंत्री पर गए हैं। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तरफ इंगित कर रहे हैं कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि शत्रुओं से लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इनको धीरे धीरे परास्त किया जा रहा है। यदि हम सब अपने अपने स्वार्थ त्याग कर देश हित का संकल्प लें तो भारत पुनः विश्व का सिरमौर बन सकेगा, विश्व की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा, विश्व का गुरु बन जाएगा। भारत निरंतर प्रगति करता जा रहा है। यह विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसा सुंदर देश विश्व में और कहीं नहीं है। अगला प्रश्न रचना से ही संबंधित है कि आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ प्रारंभ में पता लिखा जाता है। पता आप अपने स्वेच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। सरला भवन, रामनगर, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही हिंदू कॉलोनी है, रामनगर। फिर अपने मित्र को संबोधन करेंगे कि प्रिय मित्र हडसन। मधुर स्मृति कह सकते हैं, सप्रेम नमस्ते या नमस्कार कह सकते हैं, प्यार भरा नमस्कार कह सकते हैं। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सानंद होंगे, आनंद में होंगे। मुझे पिछले वर्ष तुम्हारे साथ, तो यहाँ दिनांक लिखी हुई थी वो बताना भूल गया था कि दिनांक 15 मई 2020 है और विषय भी लिखा जाता है। तो अब की बार अपने मित्र को यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में बुलाना है। तो इसी लिखते हैं कि प्रिय मित्र हडसन, मधुर स्मृति या सप्रेम नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सानंद होंगे, आनंद में होंगे। मुझे पिछले वर्ष तुम्हारे साथ बिताए गए वे पल बार बार याद आते हैं। इसी कारणवश मैंने तुम्हें यह पत्र लिखा है। मेरी इच्छा है कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियां तुम यहाँ भारत में हमारे साथ बिताओ। मैं तुम्हें
भारत के पर्वतीय प्रदेश की यात्रा करवाना चाहता हूँ। चूँकि वैसे तो इस समय जो है 2020 में भारत क्या संपूर्ण विश्व में ही लॉकडाउन लगा हुआ है, यात्राएं कोई कर नहीं रहा है, किंतु ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो हम परीक्षा में इसका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तुम्हें भारत के पर्वतीय प्रदेश की यात्रा करवाना चाहता हूँ, अतः तुम शीघ्र 1 माह की योजना बनाकर भारत आ जाओ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, और छोटे बहन भाई हैं तो उनको प्रेम आशीष। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, कि तुम्हारे पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, और तुम्हारा मित्र जो भी तुम्हारा नाम है वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा से संबंधित ही, कि निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द छांटकर अलग कीजिए। तो ये वाक्य दिया हुआ है। समुच्चय बोधक जो है वो अव्यय का ही एक भाग होता है, जो 2 शब्दों को या 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, और ये अव्यय होता है। इस पर किसी भी व्याकरणिक कोटि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, तब भी जब वह दिल्ली आते थे, तो यहाँ समुच्चय बोधक जो शब्द है वो और है, दोनों उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है और के द्वारा, जबकि निपात जो है वो यहाँ भी है। निपात को अंग्रेजी में पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी अव्यय होता है, तो भी, ही, ये सारे निपात होते हैं पार्टिकल्स। तो यहाँ निपात भी है और समुच्चय बोधक और, कि निम्नलिखित वाक्यों में अगला भी जो है वो समुच्चय बोधक पूछा गया है, कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो यहाँ भी समुच्चय बोधक जो शब्द है वो की है। अगला वाक्य दिया है कि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो यहाँ निपात है, समुच्चय बोधक नहीं है, निपात पार्टिकल से। तो अगला है, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक रोशनी से भर देना था, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। तो यहाँ जो समुच्चय बोधक शब्द है वो जो है, जो दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है। अगला है, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते थे। तो यहाँ समुच्चय बोधक शब्द है लेकिन। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।